Hello students, welcome to Graviton classes. This is problem number 4 from IIT Mains and NEET series. So this problem is from Newton's laws of motion and it is comprised of pulley and block system. So let's first have the statement of the question. So we are having this pulley and block system. There are three blocks, 12 kg, 6 kg and 3 kg. We are having two pulleys and the basic assumptions are applicable here also. Basic assumptions means the pulley will be considered to be massless. There won't be any friction between the thread and the pulley, and the thread itself would be massless as well as inextensible. तो ये कुछ assumptions हैं जो कि हम सभी questions में generally apply करते हैं when we are dealing with this kind of situation. So इस question में हमें 12 kg का जो block है इसका acceleration चाहिए और इस वाले थ्रेड में, और इसको हम प्राइमरी थ्रेड बोला करेंगे अपने सॉल्यूशंस के दौरान. सो इस प्राइमरी थ्रेड का टेंशन क्या होगा ये हमें निकालना है. सो दीज आर द टू रिक्वेसाइट्स. इस प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने पहले भी की होंगी. ये बहुत कन्वेंशनल है और इसको करने के लिए आप पहले एक्सेलरेशंस A1, A2, A3 असाइन कर लेंगे. यहाँ पर टेंशन T1, टेंशन T2 एंड T आप असाइन कर लेंगे एंड देन आप ट्राई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वेशंस जनरेट करने का, एंड देन यू विल बी सॉल्विंग दोज इक्वेशंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो इस तरीके से आप इसको ट्राई करेंगे तो इट शुड गेट डन एंड यू कैन गिव अ ट्राई. आप वीडियो को पॉज करके और एक बार खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं. बट इस वीडियो को बनाने का पर्पज है इस तरह के क्वेश्चन को एक थोड़ा डिफरेंट मैथड से ट्राई आउट करना. सो उस मेथड में हम एक पर्टिकुलर डिडक्शन पहले हम डेराइव करेंगे एंड दैट डिडक्शन और द रिजल्ट वी विल बी अप्लाइंग ऑन द रियल सिचुएशन. सो इससे हमारा जो टाइम है वो कट शॉर्ट हो जाएगा और हमारा मैथमेटिकल एफर्ट भी रिपीटेटिव नहीं रहेगा. एक तरह की सिचुएशन आप एक बार सॉल्व कर लेंगे एंड फिर आप उसी को बार बार यूज करते रहेंगे. सो लेट अस फर्स्ट गेट दैट डिडक्शन और दैट रिजल्ट विच वी विल बी यूजिंग इन दैट एक्चुअल प्रॉब्लम लेटर ऑन. सो द थिंग इज कि सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह का एक पुली और दो ब्लॉक्स वाला सिस्टम है एंड इसका आपको एक्सेलरेशन निकालना था और इस थ्रेड में हमें टेंशन निकालनी है. ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे. सो यहां पर जो m1 मास है इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस पर लग रही होगी दैट इज m1g. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज m2g. ये सिस्टम किस तरह से मूव करेगा it will depend upon the relative values of m1 and m2. Let us suppose कि अगर हम m2 की बात करें तो m2g वेट, इस ब्लॉक का जो वेट है इसकी वजह से इस पुली में क्लॉकवाइज टर्न लेने की टेंडेंसी जनरेट होगी एंड दिस ब्लॉक वुड लाइक टू हैव इटसेल्फ मूविंग डाउनवर्ड, लेकिन वो m1 को ऊपर की तरफ भेजेगा. बट अगर आप m1 के नजरिए से देखें तो m1 का वेट इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि ये पुली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमे जिससे कि m2 ऊपर जाए और m1 नीचे चलाए. सो दोनों ही ब्लॉक्स के जो वेट हैं दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर इन अपोजिट वे, अपोजिट सेंस. सो नेट रिजल्ट क्या रहेगा, ये पुली आफ्टर ऑल किस सेंस में रोटेट करेगी, इट वुड बी डिसाइडेड बाय देयर रिलेटिव वैल्यूज. लेट अस सपोज के m2 जो अमाउंट है वो ज्यादा है m1 के मुकाबले. फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी के m2g 60 न्यूटन है, मैंने m2 को 6 kg मान लिया है एंड सपोज कीजिए कि m1 कुछ कम है, लेट इट बी 20 न्यूटन्स. 2 kg इज m1's वैल्यू. सो इस केस में m2g ज्यादा है, m1g कम है, तो डेफिनेटली पुली अल्टीमेटली क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाएगी. ओके, ये दोनों जो फोर्सेज हैं 60 एंड 20 न्यूटन्स दे विल ट्राई टू कैंसल आउट ईच अदर एंड सिंस यहां पर 60 ज्यादा है इसलिए नेट इफेक्टिव फोर्स, जिस फोर्स के रहते ये पूरा सिस्टम मोशन में आएगा, दैट इफेक्टिव फोर्स, सो F इफेक्टिव इन दिस केस वुड बी 60 माइनस दिस 20 मीन्स 40 न्यूटन. और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का तो आप इस इफेक्टिव फोर्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम से. देखिए अगर ये 60 है और ये 20 है तो इफेक्टिव फोर्स हमारी 40 न्यूटन हो गई, लेकिन वो 40 न्यूटन की फोर्स किसी एक ब्लॉक को सिलेक्टिवली एक्सेलरेट नहीं कर सकती बिकॉज ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड से कनेक्टेड है.
तो जितना एक्सेलरेशन किसी एक ब्लॉक में आएगा दूसरे में उतना ही आएगा, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में. So at the same time, both of the blocks will get accelerated, and the total mass of the system, effective mass of the system would be then 8 kg, 6 kg from M2 and 2 kg from M1. So in total, there would be an acceleration of 5 meter per second square. So M2 in this case will come down with 5 meter per second square, and M1 will go up with 5 meter per second square. Okay, so this is the method which we can use. Under this situation, what is the tension in this thread and in this primary thread, ये हम और निकाल लेते हैं. तो जो हमारा मेथड अभी इसको सॉल्व करने का रहा, उस मेथड को अगर मैं जनरलाइज वे में देखूं तो जो नेट एक्सेलरेशन आने वाला है इस पूरे सिस्टम में वो आएगा F इफेक्टिव अपॉन में टोटल मास M टोटल. F इफेक्टिव की वैल्यू इनमें से जो भी बड़ा होगा उसके वेट में से आप कम वेट को माइनस कर देंगे. तो सपोज कीजिए कि M2 बड़ा वेट है फिलहाल, M2 माइनस M1 इंटू जी, बट आप डिवाइड टोटल मास से ही करेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन दोनों में ही आना है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस जो इस तरह की हैं. आप यहाँ नंबर्स अगर चेंज करेंगे इवन देन दिस फॉर्मूला विल वर्क. Now having calculated this acceleration, can I calculate the value of the tension force in these strings? So let us suppose कि मैं इस thread के tension को T assign करता हूँ, तो ये T की value कितनी हो जाएगी? Again using the simple equations from Newton's second law, I can write T is equal to T would be equal to M1G plus M1A. Okay, so you will be having M1 into G plus A. So G plus, and acceleration you have already calculated. This is the value of acceleration A. Okay, so यहाँ से हम ये टेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको पूरा कर लेते हैं एक बार. It would be M1 into G M2 plus M1 plus M2 minus M1 whole upon M1 plus M2. So this gets cancelled, and finally I'm left with 2 M1 M2 upon M1 plus M2 multiplied by G. So this is the value of tension that I am getting in this thread, this one. Okay, so ये टेंशन हमारी इस थ्रेड में आ रही है. अगर हम इस प्राइमरी थ्रेड में, प्राइमरी स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाहें देन वी कैन गेट इट ईजिली. हमें पता है कि इस पुली को टेंशन T नीचे की तरफ मिल रही है फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड, एंड टेंशन T ही इसको फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द थ्रेड भी मिल रही है. तो टोटल मिलाकर के 2T टेंशन इस पुली को नीचे पुल कर रही है. बट पुली इटसेल्फ डजंट हैव एनी मास. सो अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ इस पुली पर लगाता हूँ तो यू नो दैट F इज इक्वल्स टू मास ऑफ द पुली मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली. नाउ अगर मास ऑफ द पुली जीरो है, मास ऑफ द पुली जीरो है जो कि हमने माना भी है, then 0 times any value for the acceleration of pulley will give me 0F. So ये वाला जो फोर्स है ये भी हमेशा 0 न्यूटन ही आएगा. What I am trying to say is कि पुली या पुली जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि मास ना हो, मासलेस ऑब्जेक्ट पर हम चाहकर भी एक नॉन जीरो फोर्स नहीं लगा सकते. हमेशा रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ मासलेस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी जीरो. Okay, it may have acceleration, even the massless object may have acceleration, लेकिन उस पर लगने वाला जो resultant force होगा वो जीरो ही रहेगा. It is as per the Newtonian physics, yes, obviously. So यहाँ net force जीरो होना चाहिए. टेंशन एंड टेंशन, ट्वाइस ऑफ टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस पुली पर टोटल फोर्स को जीरो होने के लिए ऊपर की तरफ की जो टेंशन होनी चाहिए वो 2T होनी चाहिए.
सो जब भी आप इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करते हैं, जितना टेंशन आपके सेकेंडरी थ्रेड में है उसका डबल टेंशन आपके प्राइमरी थ्रेड में होगा. ओके, सो टेंशन इन दिस थ्रेड विच इज 2T, it would be then twice of this, and I will be having a factor of 4 instead of 2. So this is the result that we will make use of in the further calculations. Now इसको एक बार आप एनालाइज कीजिए कि हमने ये क्या निकाल लिया है. Now if I equate this situation with this situation, we are trying to have an equivalence among these two diagrams, इन दोनों डायग्राम्स में, and the basis of equivalence is the equality of tension. अगर आप इस प्राइमरी थ्रेड में देखें तो यहाँ टेंशन 2T है, और मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस प्राइमरी थ्रेड के नीचे रदर देन दिस सिस्टम हम सिर्फ एक ब्लॉक हैंग करें, लेकिन वो ब्लॉक इस उतने मास का होना चाहिए जिसकी वजह से इधर भी टेंशन इसमें 2T ही हो जाए. सो आई वॉन्ट टू हैव एन इक्विवेलेंस अमंग दीज टू सिस्टम्स based on the tension created in the primary thread. तो अगर मुझे यहां पर भी 2T टेंशन चाहिए तो ये मास कितना होगा. तो 2T की जो वैल्यू, जो एक्सप्रेशन हमने डेराइव किया था, इट इज इटसेल्फ टेलिंग यू कि ये टेंशन तब क्रिएट होगी जब आप इतना मास इस पर हैंग कर दे. तो अगर ये पूरा का पूरा जो मैंने एनसर्कल किया है, अगर ये मास स्मॉल m के बराबर हो जाए तो जो 2T होगा इट इज गोइंग टू बी m into acceleration due to gravity. So I can replace this whole system by a single mass, and this mass must be of the value 4 times m1 m2 upon m1 plus m2. तो आगे से कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे और आपसे टेंशन इस थ्रेड में पूछी गई हो तो आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे केवल एक मास से. इस मास को हम आगे से बोलेंगे equivalent mass. So this is equivalent mass, the mass equivalent to this system, pulley plus 2 block system. Okay, and this is the result that we are going to apply in that situation. Okay, so I am erasing the calculations done so far. I will be retaining only the final result. So the final result is, if you want to have an equivalence in these two situations, then this single block M must have a mass of 4 times m1 m2 upon m1 plus m2. This is the result. Okay, हमारा ऑब्जेक्टिव इस प्रॉब्लम में था कि आप इस टेंशन को निकाल पाएं और इस एक्सेलरेशन को निकाल पाएं. सो अब हम इस रिजल्ट को अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में एक बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. सो अगर मैं यहां पर भी इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह सिर्फ एक ये सिस्टम यहां पर एज्यूम करूं, ओके, आई कैन हैव दिस काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट. तो इस स्मॉल m की वैल्यू क्या आने वाली है? ओके, लेट्स कैलकुलेट दिस. सो यूजिंग दीज नंबर्स, the effective mass which will replace all these 2 blocks and 1 pulley system so I'm replacing this by a single mass. Okay, so how much this mass will be? So m equals to m1 m2 means thrice of 6 upon 3 plus 6 multiplied by a factor of 4. So this is the result. M equals to 4 m1 m2 upon m1 plus m2. So in this case I am getting 4 into 2 actually, which is 8 kg. तो जब हमारे पास ये न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व करने के लिए, और अगर हमें ये इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इस पुली और इस पुली के साथ जो ये हैंग्ड 2 मासेस हैं, इन तीनों चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल मास से. उस सिंगल मास की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 kg.
So this is now 8 kg. Okay, now you have a simple situation to analyze further. अब यहाँ पर because of this 12 kg block, नीचे की तरफ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है वो 120 न्यूटन है. इस ब्लॉक की वजह से इट इज 80 न्यूटन. 120 न्यूटन 80 न्यूटन से ऑब्वियसली ज़्यादा है. एंड द इफेक्टिव फोर्स जो यहाँ पर निकल के आएगी दैट इज गोइंग टू बी 40 न्यूटन. 120 माइनस 80. सो एफ इफेक्टिव इन दिस केस विल बी 40 न्यूटन. और जैसा हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में किया था कि इफेक्टिव फोर्स एक बार आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सिंपली डिवाइड लगाना है उसको टोटल मास ऑफ द सिस्टम से. सो यहाँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा 12 प्लस 8. सो फाइनली यू विल बी हैविंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन. सो दिस इज द आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि इस ब्लॉक में 12 kg वाले ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन होगा. सो इट इज गोइंग टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड और फिर 8 kg में ऑब्वियसली ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. नाउ second question was to calculate the tension in the primary thread. Okay, so primary thread की tension निकालने के लिए again we can first calculate the tension in this secondary thread और फिर उसको हम डबल कर देंगे. Let us suppose कि मैं इस thread में tension को T डैश मान लेता हूँ. अब क्योंकि मुझे इसका acceleration पता है 12 kg block का acceleration 2 meter per second square है. Now it has become quite simple to calculate this tension T dash. So framing the equation, Newton's second law equation from for this block, I can write that 120 which is its weight minus T dash must be equal to 12 times A, and A itself is 2. So 120 minus T dash equals to 24. So finally T dash equals to 96 Newton. So tension here is 96 Newton, and if it is 96 Newton, then this has to be twice of T dash, and answer would be then 192 Newton. This is the final answer to this question. So the gist of the discussion is कि आगे से कभी भी अगर आपको इस तरह का पुली प्लस 2 ब्लॉक सिस्टम मिलता है, you can always have a replacement in terms of effective mass. That effective mass is to be calculated using the expression 4 times m1 m2 4 times m1 m2 upon m1 plus m2. Okay, and ये जो इफेक्टिव मास आप यहाँ लगाएंगे, इस मास इफेक्टिव मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना कि इस केस में पुली प्लस दीज 2 ब्लॉक सिस्टम का होता. मतलब अगर आप इस थ्रेड का कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और इस सिचुएशन में थ्रेड का कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ये थ्रेड के दोनों ही पॉइंट्स दोनों सिचुएशंस में सेम एक्सेलरेशन से मूव करने वाले हैं. इवन अगर ये जो सिनेरियो है ये किसी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चली जाए, किसी डिफरेंट वैल्यू में. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि वही सीन था और हम एक एलिवेटर में थे, और अब यहाँ से अगर हमसे कोई पूछता है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और थ्रेड क्या होगा, तो आप जानते ही हैं कि अगर ये एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो यहाँ जो चेंजेस आएंगे दे विल बी सिंपली दैट जी इफेक्टिव इन दिस केस विल बी नॉर्मल जी प्लस ए, और अगर ये नीचे मूव कर रहा होता तो जी माइनस ए हो जाता. लेकिन इन चेंजेस के बावजूद जो हमारा इफेक्टिव मास का एक्सप्रेशन है वो अनचेंज्ड रहेगा, बिकॉज इफेक्टिव मास के एक्सप्रेशन में देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द जी प्रिवेलिंग देयर. ये एक्सपेरिमेंट हमने मून पर किया है या अर्थ पर किया है या किसी और सिचुएशन में किया है, ये चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है. सो वेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन ईजिली रिमूव द सेटअप, दिस पुली एंड 2 block setup by a single mass, and then the things will become quite easy. Okay, so I hope I have conveyed what I intended to. So that's all for today. Thank you.